ओके कल बेटा हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए थे, आज वो कंप्लीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 38 मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा हूं, तो बाकी सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। जिसको जहां पे भी डाउट है वो चेक कर ले। कम टू क्वेश्चन नंबर 38। अरे मैंने कहा ना डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा हूं बेटा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, फिर तो डाउट सॉल्व करें ना, आपके क्या दिक्कत है। In two consecutive periods, sales and profit were 1,60,000, 8,000 respectively. मैंने आई थिंक कल नहीं परसों डे बिफोर यस्टरडे मैंने आपको एक पीवी रेशियो का एक नया फॉर्मूला सिखाया था। बताओ क्या फॉर्मूला था? चेंज इन प्रॉफिट ऑब्लिक कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। कैसे पीवी रेशियो आता है क्या आपका? बस वो उसी फॉर्मूले की बेस पे है। इन टू कंसेक्यूटिव पीरियड सेल्स एंड प्रॉफिट्स वर 168,000 रिस्पेक्टिवली। इन फर्स्ट पीरियड मतलब पीरियड 1, बेटा आवाज नहीं बेटा। इन पीरियड 1 एंड पीरियड 2, पीरियड 1 में बताओ सेल्स कितना है? 1,60,000। बताओ प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट इज गिवन 8,000। 1,80,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली इन सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड में सेल्स कितना है? 1,80,000 और प्रॉफिट कितना है? 14,000। प्रॉफिट कितना दिया आपके पास? 14,000। इफ देर इज नो चेंज इन फिक्स कॉस्ट, अगर फिक्स कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं है बिटवीन द टू पीरियड्स, पीवी रेशियो मस्ट बी। अगर फिक्स कॉस्ट तो जनरली चेंज होता नहीं है। हम लोग ये अगर मान के चलो ये सेंटेंस नहीं भी लिखा होता तो भी हम इसी अजम्पशन के साथ सॉल्व करते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स, कांस्टेंट या फिक्स। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। मतलब ये सेंटेंस नहीं भी लिखा होता तो भी अजम्पशन यही रहता कि हम इसी अजम्पशन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि आपका फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो आई थिंक अब तो बहुत सिंपल हो गया ना। तो बताओ पीवी रेशियो कैसे फाइंड करोगे? चेंज इन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का चेंज कितना है? 14 माइनस 8। क्या ये चेंज है क्या उसका? इसमें कोई डाउट तो नहीं आ रहा है ना? 14,000 माइनस 8,000 एंड 18,000 माइनस 16,000। क्या ये चेंज इन सेल्स हो गया क्या आपका? तो बताओ क्या आ गया आपका? 6,000। हाँ जी क्या? ओके बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीरो? जीरो ही होता है ना बेटा। एक जीरो के लिए इतनी किरकिर करते हो आप लोग यार। चलता है बेटा, एक आध जीरो कम क्या फर्क पड़ता है? सर आप फीस में एक जीरो कम ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है? ओके चलो दो मिनट ठीक है, अभी करेक्ट है, अभी कोई दिक्कत नहीं ना? तो चेंज इन, अरे ये फॉर्मूला याद आ रहा है? चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल, ये सिखा दिया मैंने आपको ये। तो बताओ चेंज इन प्रॉफिट कितना है? 6,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स कितना है? 20,000। तो ये बताओ फ्रैक्शन में क्या 0.30 आ रहा है क्या? और 0.30 का मतलब ही क्या होता है? 30%। 30% किसका? सेल्स का। आ गया क्या आपका? ये क्या ऑप्शन अवेलेबल है? तो बताओ 38 का ऑप्शन क्या होगा? सी। ओके, अ कंपनी विद अ कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स रेशियो। अभी यहां पे बच्चा कंफ्यूज ना हो यार, मुझे बताओ कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स क्या होता है? पीवी रेशियो। तो अब हर चीज सिखा नहीं सकता हूं ना बेटा, कहीं ना कहीं तो कुछ तो कॉमन सेंस अप्लाई करनी पड़ेगी। तो बताओ कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स रेशियो कितना दिया हुआ है? 33 मतलब आपके पास पीवी रेशियो दिया हुआ है। कौन सा रेशियो दिया हुआ है? ये कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स से ही पीवी रेशियो मिलता है। तो आपके पास क्वेश्चन में पीवी रेशियो रेडीमेड दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 33 1/3%। कितना दिया है? 33 1/3%। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 33.33%। और ये ऑलवेज किसका होता है? सेल्स का। ऑलवेज किसका होता है? सेल्स का। इसको लिखने का एक और तरीका भी है, 1/3 ऑफ सेल्स। आप कैसे भी लिख सकते हो, ये तीनों में से कोई भी एक तरीके से लिख सकते हो। तीनों का इंटरप्रिटेशन एक ही होता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ओके तो बताओ पीवी रेशियो कितना दिया है? 1/3 ऑफ सेल्स। 1/3 ऑफ सेल्स। फिक्स कॉस्ट इज गिवन, कितना दिया हुआ है? 3 lakhs एंड पर मंथ क्या दिया? ये पर मंथ। ओके ये ध्यान रखना, फिक्स कॉस्ट क्या दिया हुआ है? 3 lakhs पर मंथ
have a monthly sales of rupees dash to maintain a margin of safety 10%. margin of safety क्या उसका रेशियो दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया है, तो ऑलवेज क्या होता है रेशियो. तो 10% किसका, सेल्स का. 10% किसका, सेल्स का. जरा रिकलेक्ट करके बताओ कौन सा रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री में आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो के साथ. क्या ब्रेक इवन रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री में आता है क्या? अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो 10% है तो क्या बाकी का रिमेनिंग क्या रहेगा, 100 में से 10 माइनस करो, रिमेनिंग क्या रहेगा, ब्रेक इवन रेशियो रहेगा क्या? तो बताओ ब्रेक इवन रेशियो, ब्रेक इवन सेल्स रेशियो कितना होगा? क्या 90% ऑफ सेल्स होगा क्या? ब्रेक इवन सेल्स रेशियो कितना होगा? 90% ऑफ सेल्स. इसमें कोई भी डाउट, इसमें कोई भी कंफ्यूजन? ओके. आपके पास डिमांड कर रहा है कि सेल्स क्या होना चाहिए. बेटा यहां पे आपके पास जितनी भी वैल्यूज दी है वो मंथली दी है. कौन सी दी है? अब ये मेरा दिमाग मत खराब देना बेटा, खराब करना बेटा कि आपका ये पीवी रेशियो कभी मंथली नहीं होता है. पीवी रेशियो तो परसेंटेज है. पीवी रेशियो क्या है? परसेंटेज. ये कोई मंथ का नहीं होता है. पीवी रेशियो निकल गया, आप कहीं भी अप्लाई कर दो उसको, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन आपके पास जो फिक्स कॉस्ट दिया है, क्या ये 3 लाख मंथली दिया है? तो सेल्स भी जो डिमांड कर रहा है वो कैसे डिमांड कर रहा है? मंथली डिमांड कर रहा है आपसे. कोई प्रॉब्लम वाली बात है क्या इसमें? तो बताओ अप्रोच क्या लेंगे? फास्ट फाइंड करना है. देखो अप्रोच समझते हैं, सुनो मेरी बात को ध्यान से. क्या ब्रेक इवन रेशियो दिया? अगर ब्रेक इवन रेशियो परसेंटेज फॉर्म में दिया नहीं, लेकिन हमने फाइंड तो कर लिया. अगर आपके पास ब्रेक इवन सेल्स अमाउंट फॉर्म में आ जाए, कौन से फॉर्म में आ जाए? अमाउंट. तो क्या उससे आपका सेल्स आ जाएगा क्या? सेल्स का फॉर्मूला क्या है? ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन रेशियो. नहीं समझे? तो कैसे भी करके ब्रेक इवन सेल्स लेके आओ. और बताओ ब्रेक इवन सेल्स आने का देखो फॉर्मूला है अपने पास. मुझे बताओ क्या पीवी रेशियो दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, तो क्या ब्रेक इवन सेल्स आएगा कि नहीं आएगा? बताओ ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. तो बताओ ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. बताओ फिक्स कॉस्ट कितना है? 3 लाख. पीवी रेशियो कितना दिया है? 1/3 भी लिखो तो भी चलेगा. क्या लिखोगे? 1/3. तो क्या 3 ऊपर चला जाएगा क्या? और एल्स यू कैन राइट 33.33%. तो भी कोई दिक्कत नहीं है. बच्चा कंफ्यूजन न क्रिएट करे. इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात है क्या बच्चों इसमें? तो बताओ 3 लाख को डिवाइड करो 33.33% से, कितना आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली 9 लाख आ रहा है क्या आपका? तो बताओ आपका ब्रेक इवन सेल्स कितना हो गया? 9 लाख. इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो बेटा. ओके. अब मुझे बताओ फाइंड क्या करना है मेरे बच्चों? सेल्स. बताओ सेल्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ब्रेक. मैंने 4 फॉर्मूले बताया, वो तो रट्टा होना चाहिए आपको यार. चार फॉर्मूले सब लॉजिक की बेस से बताया आपको मैंने यहाँ पे. तो क्या ब्रेक इवन सेल्स डिवाइड बाय ब्रेक इवन रेशियो हो जाएगा क्या आपका? तो बताओ ब्रेक इवन रेशियो, ब्रेक इवन सेल्स रेशियो. ब्रेक इवन सेल्स कितना है? 9 लाख. ब्रेक इवन रेशियो कितना है? 90%. कर दो डिवाइड. तो कितना आ रहा है आपका? सेल्स क्या 10 लाख आ रहा है क्या आपका? ऑप्शन दिया है. बताओ 37 का ऑप्शन क्या आएगा? सी. ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी. अप्रोच में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? समझ में आ रहा है क्या सबको? हाँ बेटा बोल. बेटा हमने तो मंथली फाइंड किया ना बच्चा. देख रहा, हमने फिक्स कॉस्ट क्या 3 लाख मंथली लिया. तो बता ये जो सेल, हाँ चलो इसने अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया. ये जो सेल्स आएगा ये भी तो मंथली होगा ना आपका. फिक्स कॉस्ट आपका मंथली है. और डिमांड क्या कर रहा है? क्वेश्चन रीड कर बेटा. क्या लिखा है? फिक्स कॉस्ट ₹3 लाख पर मंथ शुड हैव मंथली सेल्स ऑफ ₹डैश. अगर तू 36 लाख में कन्वर्ट करेगा तो सेल्स भी क्या आएगा? पूरे साल का. फिर उसको डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 12. उससे अच्छा है मंथली पे ले लेना. उसका क्वेश्चन समझ में आया क्या? कि सिर्फ फिक्स कॉस्ट तो मंथली है लेकिन सेल्स भी तो मंथली डिमांड कर रहा है. सेल्स भी कौन सा डिमांड कर रहा है? मंथली. आप फिक्स कॉस्ट को पर एनम कन्वर्ट करो तो सेल्स भी क्या आएगा? पर एनम. तो वो पर एनम के सेल्स को वापस मंथली कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा. उससे अच्छा 3 लाख को लेके ही सॉल्व कर दो. अब क्लियर? कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे? तो ये जो सेल्स आया वो मंथली है. कौन सा है ये? मंथली. तो 10 लाख का सेल्स क्या हो गया? मंथली सेल्स. और क्वेश्चन वही डिमांड कर रहा है आपसे. क्वेश्चन को अगर ध्यान से रीड नहीं करोगे तो इंस्पाइट यू नो इट आप स्टिल मिस्टेक कर बैठोगे. बात समझ में आ गई क्या आपको? ये डाउट तो पूछो बेटा. ओके गुड. आगे 37 का ऑप्शन क्या आ गया? सी. बताओ 36. अ कंपनी मेंटेन्स अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो 25%. कितना मेंटेन कर रही है? 25%. बच्चों आपको मैंने ये क्वेश्चन 50 बार पूछा नहीं, 100 बार पूछ लिया होगा. मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो कितना है? 25%. किसका होता है?
मतलब अब तो मुझे लग रहा है ये तो गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए कि सेल्स भी ये 25% कैलकुलेट होता है। अगर आपको अमाउंट फॉर्म में अगर मान के चलो मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करना है तो क्या 25% को क्या सेल्स से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या? तो क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स अमाउंट फॉर्म वाला मिल जाएगा क्या आपको ये? ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो का मुझे बताओ कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? क्या कितना होता है? 75% किसका? सेल्स का। क्या लिखा है आगे? कंपनी मेंटेन्स द मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 25% ऑन इट्स करंट सेल्स। अपने करंट सेल्स पे वो कितना मेंटेन कर रहा है? 25%। एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 60 lakhs पर एनम। 60 lakhs पर एनम प्रॉफिट अर्न कर रहा है। इफ द कंपनी हैज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 40%, क्या उसके पास प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की बात कर रहा है क्या? 40% ऑलवेज किसका होता है? ऑफ सेल्स। तो डिमांड क्या कर रहा है आपसे? सेल्स। क्या डिमांड कर रहा है आपसे? सेल्स। सेल्स विल बी हाउ मच? अप्रोच समझ गए क्या आप? अब क्वेश्चन को देख के अप्रोच समझ में आ रहा है क्या? कितना सिंपल सा अप्रोच है। मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके साथ डिस्कशन किया है। कौन सा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, सॉरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। बताओ पीवी रेशियो दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो क्या मिल जाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। देखो ओरली अभी जैसे आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, उसके बाद तो कैलसीपी सॉल्व करना है कि हर बार थोड़ी लिख लिख के करना, लेकिन 2 बार लिखना जरूरी है। उसके बाद तो बस दिमाग को ट्रेन करना है। क्या दिया है, क्या निकालेंगे, हाँ क्या दे दिया, ओके प्रॉफिट दिया है, पीवी रेशियो दिया है, तो तुरंत समझ में आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स निकल जाएगा अमाउंट वाला। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो दिया हुआ है तो क्या उससे सेल्स आ जाएगा क्या? सो इजी, सो इजी। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। तो बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स फॉर्मूला क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज इक्वल टू पीवी रेशियो मल्टीप्लाई बाय, अरे सॉरी ये गलत लिखा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है क्या? क्या हमें क्या पीवी रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो देयरफॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज इक्वल टू क्या होगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। कोई दिक्कत? बताओ प्रॉफिट कितना है बेटा? 60 lakhs। पीवी रेशियो बताओ 40%। क्या 60? बेटा बोर्ड से कॉपी पेस्ट करना तो एकदम बेवकूफाना हरकत है, अपने आप खुद करो, अदरवाइज क्या होगा? कुछ भी नहीं। मैं तो इतना स्लो जा रहा हूं, स्लो इसलिए तो जा रहा हूं कि खुद करे बच्चे। तो बताओ कितना आया आंसर? आंसर कितना है बोलो ना? क्या 150 lakhs आ रहा है क्या? तो ये क्या आ गया? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स अमाउंट फॉर्म में आ गया क्या आपका? तो बताओ सेल्स का एक फॉर्मूला आपको आता है, क्या फॉर्मूला है बोलो? सेल्स इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितना है? 150 lakhs। सेफ्टी रेशियो कितना है? कितना है? दिया है ना हमारे पास 25%। मतलब इसका तो कोई काम में ही नहीं आया ना, ये तो कोई फालतू कोई मतलब ही नहीं बनता था इसका, ये नहीं किया तो भी चलता था। बताओ कितना आ गया? 600 lakhs। क्या सेल्स हो जाएगा क्या आपका? अरे कोई दिक्कत? बताओ ऑप्शन दिया हुआ है क्या आपके पास? तो 36 का ऑप्शन क्या आ गया? क्या ऑप्शन भी आ गया क्या? क्वेश्चन नंबर 35 अभी मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूं, और जेन्युइनली ये कॉन्सेप्ट आपके स्टडी मटेरियल में कहीं पे नहीं दिया है। कंपोजिट पीवी रेशियो का कॉन्सेप्ट है, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है, बट इट इज नॉट बीन गिवन इन योर स्टडी मटेरियल, बट स्टिल आई डिस्कस। मैं आपको डिस्कस कर लूंगा आपके साथ, तो जस्ट इन केस अगर आ गया तो आप उसको टैकल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। लेकिन नहीं दिया है तो इतना तो प्रिज्यूम कर सकते हैं कि नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। आपके स्टडी मटेरियल में ये कंपोजिट पीवी रेशियो का एक कॉन्सेप्ट है, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन का एक कॉन्सेप्ट आता है, वो दिया नहीं है, इसलिए मैं उसे इग्नोर कर रहा हूं। अभी क्या कर रहा हूं? उसे इग्नोर। आप क्वेश्चन को भी इग्नोर कर सकते हो, बट आई डिस्कस दैट थिंग विद यू। तो मैं जब कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा तो ये समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 34, सेल्स। बताओ सेल्स कितना है? सेल्स इज गिवन। अच्छा इसमें कुछ पीरियड 1 पीरियड 2 है क्या? ओके तो अभी वापस पीरियड 1 पीरियड 2 आया तो कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? ये क्या आपके चेंज से क्या आपका पीवी रेशियो आ जाएगा क्या? तो बताओ पीरियड 1 पीरियड 2, पीरियड 1 का क्या दिया हुआ है? सेल्स। बताओ सेल्स कितना दिया है? 1,50,000। प्रोड्यूसिंग अ प्रॉफिट कितना दिया है? 4,000। बताओ क्या पीरियड 2 का सेल्स दिया हुआ है क्या? कितना दिया है? सेल्स 1,90,000। 1,90,000। क्या पीरियड 2 का प्रॉफिट भी दिया हुआ है क्या? बताओ कितना दिया है प्रॉफिट? 12,000। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा?
डिटरमाइन बीईपी, क्या डिटरमाइन करना है आपको? ब्रेक इवन पॉइंट, क्या डिटरमाइन करना है? ब्रेक इवन पॉइंट। समझ में आया क्या आपको? ये ब्रेक इवन पॉइंट डिटरमाइन करना है। आई थिंक सेम क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी करवाया था आपको, एग्जांपल लेके सॉल्व कराया था ना, सेम क्वेश्चन था जिसमें हमने ब्रेक इवन पॉइंट को डिटरमाइन किया था। तो बताओ सबसे पहले तो क्या फाइंड कर लो? पीवी रेशियो। क्या फाइंड कर लो? पीवी रेशियो। बताओ पीवी रेशियो क्या होगा? चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। बताओ चेंज इन प्रॉफिट 12,000 माइनस 4,000। चेंज को समझो, पीरियड 1 में 4,000 था, पीरियड 2 में कितना, सॉरी पीरियड 1 में 4,000 था, पीरियड 2 में 12,000 है, तो चेंज कितने का है? चेंज 8,000 का है। चेंज कितने का है? 8,000। वापस बताओ पीरियड 2 में सेल्स कितना था? 1,90,000। पीरियड 1 में कितना था? 150। तो चेंज कितने का आया? 40,000। चेंज समझ में आ रहा है क्या? पीरियड 2 में से पीरियड 1 माइनस करो तो चेंज मिलेगा। क्या मिलेगा? टेस्ट 1 में आपने स्कोर किया 40 मार्क्स, टेस्ट 2 में स्कोर किया 60 मार्क्स, तो चेंज कैसे फाइंड करते हो? 60 माइनस 40। क्या चेंज होगा क्या आपका? ये कोई भी डाउट इसमें? ओके, अब बताओ कितना आया ये? 12,000 माइनस 4,000 कितना हो जाएगा? 8,000। 5%? तो 5% वाला कौन है? नालायक। हाँ, तो पीवी रेशियो कितना आएगा? 20% ऑफ सेल्स। लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव पीवी रेशियो फाइंड करना है कि ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट मतलब अमाउंट फॉर्म में रहेगा, यूनिट्स वाला तो बात हो ही नहीं सकता यहाँ पे। तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट फॉर्म फाइंड करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो देखो पीवी रेशियो तो आ गया, पीरियड 1 का भी पीवी रेशियो 20% होगा, तो पीरियड 2 का भी 20% होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यूनिट्स के चेंज होने से पीवी रेशियो में कोई चेंज आता नहीं है। और हम ये मानेंगे कि पर यूनिट सेलिंग प्राइस कांस्टेंट होगी। क्या होगी? वहां पे कोई चेंज आया नहीं होगा। ये जो सेल्स में चेंज आया वो यूनिट्स की वजह से। किसकी वजह से? ये यूनिट्स की वजह से। ये समझ में आ रहा है कि बेटा आपको? ये कोई भी दिक्कत बच्चों? अब देखो कॉमन सेंस अप्लाई करो। फाइंड क्या करना है आपको? ब्रेक इवन सेल्स। क्या फाइंड करना है? ये यूनिट्स वाला हो ही नहीं सकता, कहीं पे यूनिट्स की इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो ये ब्रेक इवन सेल्स के अमाउंट वाला ही होगा क्या? और उसका फॉर्मूला रिकलेक्ट करो, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो तो आ गया, अब फिक्स कॉस्ट फाइंड कर लो। और बताओ फिक्स कॉस्ट पीरियड 1 की और 2 की अलग अलग होगी कि सेम होगी? सेम। तो आप फिक्स कॉस्ट कहीं से भी फाइंड कर लो, पीरियड 1 से फाइंड करो, 2 से फाइंड करो, चेक कर लो फटाफट। कैसे फाइंड करोगे आप? मैं कह रहा हूं एक सेकंड, क्या आपके पास पीरियड 1 का सेल्स दिया है? मैं पीरियड 1 की बात कर रहा हूं, किससे ले रहा हूं? फिक्स कॉस्ट फाइंड कर रहा हूं पीरियड 1 से, फिर 2 से भी फाइंड करके बताता हूं। बताओ पीरियड 1 का सेल्स दिया है, एक फॉर्मूला मैंने सिखाया आपको, सेल्स को अगर पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा क्या आता है? कॉन्ट्री आता है। क्या आता है बेटा? कॉन्ट्री। अग्रीड? इसमें कोई दिक्कत? ओके बच्चों मुझे बताओगे बेटा सेल्स कितना दिया है पीरियड 1 का? पीरियड 1 का 1,50,000। पीवी रेशियो अभी हमने कैलकुलेट किया 20%, तो बताओ कितना आ जाएगा? 30,000। तो आपका कॉन्ट्री कितना आया? क्या 30,000 का कॉन्ट्री आया कि नहीं आया? बताओ कॉन्ट्री माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट। बताओ पीरियड 1 का कॉन्ट्री फाइंड किया, पीरियड 2 का भी, पीरियड 1 का प्रॉफिट अवेलेबल है, तो क्या फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा क्या हमें यहाँ पे? तो बताओ फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा? देयरफॉर फिक्स कॉस्ट क्या इज इक्वल टू के ये साइड चला जाएगा क्या, और प्रॉफिट इज इक्वल टू के ये साइड आ जाएगा। तो बताओ फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? कॉन्ट्री माइनस प्रॉफिट बन जाएगा क्या आपका? इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? तो बताओ कॉन्ट्री कितना है? कॉन्ट्री कितना आया था अभी? 30,000। बताओ प्रॉफिट कितना है? क्या प्रॉफिट 4,000 है? तो यू टेल मी आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 26,000। क्या ये फिक्स कॉस्ट आपकी 26,000 होगी क्या? कोई दिक्कत? तो बताओ ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। बताओ फिक्स कॉस्ट कितना है? 26,000। व्हाट इज योर पीवी रेशियो? 20%। बताओ कितना आ रहा है? 1,30,000। किसी के दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है सर आपने पीरियड 1 ही क्यों लिया, पीरियड 2 क्यों नहीं लिया, देख लो हम चेक कर लेते हैं, ताकि जिसके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आता है तो दिमाग में क्वेश्चन ना आ जाए। पीरियड 2 का आपको वैल्यूज लेके देख लो। बताओ पीरियड 2 में क्या कंट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हैं क्या? सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू क्या मिलता है? कंट्रीब्यूशन। बताओ पीरियड 2 का सेल्स कितना है फास्ट? 1,90,000। पीवी रेशियो बताओ कितना है? 20%। तो बताओ कॉन्ट्री कितना आएगा? 38,000।
इसमें कोई डाउट है क्या? बताओ, कॉन्ट्री माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट। देयरफॉर फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा? कॉन्ट्री माइनस प्रॉफिट। इसमें कोई डाउट है क्या? बताओ, कॉन्ट्री कितना कैलकुलेट किया हमने? 38,000। बताओ, प्रॉफिट कितना है पीरियड 2 का? कितना है? 12,000। कितना आ रहा है? 20। क्या फिक्स कॉस्ट वही आ रहा है क्या जो हमने पीरियड 1 में कैलकुलेट किया था? कोई दिक्कत? अभी तो हो गया ना आपका काम। तो बताओ, ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स क्या होता है? ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। कॉमन सेंस यार, पीरियड 1 का भी फिक्स कॉस्ट 26 है, पीरियड 2 का भी फिक्स कॉस्ट 26 है, पीरियड 1 का भी पीवी रेशियो 20% है, पीरियड 2 का भी 20%। तो क्या ब्रेक इवन सेल्स चेंज होगा कि वही का वही आएगा? तो ये उनको जस्टिफाई किया कि सर पीरियड 1 का डेटा लेना चाहिए कि पीरियड 2 का लेना चाहिए, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई भी कंफ्यूजन? बताओ, कितना आ गया आपका ये? 1,30,000। तो क्या? यस बेटा, डाउट? एमओएस इंटू एमओएस कहां से निकाला? एमओएस इंटू पीवी रेशियो, हाँ चल सकता है ना। एमओएस इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू क्या आ गया? प्रॉफिट। अरे सॉरी, प्रॉफिट ये तो एमओएस आ गया। तो एमओएस क्या फाइंड करना है? ब्रेक इवन सेल्स। हाँ, तो आपके पास सेल्स पता है, करेक्ट है। यू कैन सी, एक सेकंड बताओ, दिस इज मैथ्स। मैथ्स में अलग अलग अप्रोचेस हो सकते हैं, बट आपको जो नहीं समझ में आ रहा तब तक ये है, जैसे जैसे स्मार्टनेस थोड़ी डेवलप हो जाएगी, प्रैक्टिस करोगे, स्मार्टनेस अपने आप आ जाएगी। किसी की 1 बार 2 बार से आती, किसी की 4-5 बार से आती, लेकिन आएगी जरूर। फिर तो आप फिर मैनेज कर लोगे, फिर मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, फिर अपना रास्ता खुद बना लोगे। लेकिन इनिशियली यू नीड माय हेल्प, ताकि आपको एक डायरेक्शन दिया जाए कि ऐसा ऐसा सोचो। फिर तो सोचने के तरीके चेंज हो सकते हैं ना, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे दिमाग उतना ज्यादा सोचेगा आपका, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन? एकदम क्लियर? ओके। 34 भी हो गया, तो ऑप्शन कौन सा था? ए। 34 का ऑप्शन कौन सा है? ए। 33, an increase in fixed cost will be result in which of the following? fixed cost के increase होने से क्या होगा? कंट्रीब्यूशन डिक्रीज होगा? हाँ, वेरी गुड। फिक्स कॉस्ट के इंक्रीज डिक्रीज होने से कंट्रीब्यूशन पे कोई चेंज आता नहीं है। अरे भाई, कॉमन सेंस है, मरवाएंगे। हाँ, और डिक्रीज इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, पागल बना देंगे यार बच्चे तो यार। तो क्या होगा बोलो ना फिर? हाँ, एन इंक्रीज इन ब्रेक इवन पॉइंट। एक सेकंड, मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन, जिसको नहीं समझ में आया। पहले बताओ, ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ये क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ड्राफ्ट कर रहा हूं, उसको जिससे नहीं समझ में आए वो एग्जांपल से समझ ले। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जैसे सोचा बराबर सोचा है, लेकिन क्यों सी करेक्ट ऑप्शन है उसको जस्टिफाई करता हूं, उसमें जस्टिफाई करता हूं। तो मुझे बताओ, ब्रेक इवन सेल्स फिक्स कॉस्ट, मैंने मान लिया फिक्स कॉस्ट 10,000 है, कितना है? 10,000। मैंने अज्यूम कर लिया पीवी रेशियो 20% है, तो बताओ कितना आएगा ये? जरा सिंप्लीफाई करो ना। क्या 50,000 दिख रहा है? क्या चेक कर लो, 50,000 आ रहा है क्या? अरे यस और नो? अब बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगा, तो आपने बोला ऑप्शन नंबर सी, मैं कह रहा हूं एकदम करेक्ट है। फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होने से ब्रेक इवन सेल्स भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ब्रेक इवन सेल्स भी क्या होगा? इंक्रीज। चेक कर लो। अब मान के चलो और करके लिखता हूं, अगर आपका फिक्स कॉस्ट 20,000 होता, कितना होता? 20,000, और पीवी रेशियो 20% का 20% होता, तो क्या आपका ये सेल्स क्या 1 लाख हो जाता था क्या? ये ब्रेक इवन सेल्स कितना हो गया? 1 लाख। तो देखो ना, आपके क्वेश्चन में जो पूछा गया है, जो रिक्वायरमेंट है कि फिक्स कॉस्ट के इंक्रीज होने से क्या फिक्स कॉस्ट 10 से क्या हो गया? 20 हो गया। तो क्या उससे नहीं, 10 पे ब्रेक इवन सेल्स कितना आया था? 50,000। तो 20,000 पे ब्रेक इवन सेल्स कितना आया? 1 लाख। तो क्या उससे ब्रेक इवन सेल्स भी इंक्रीज हो रहा है क्या आपका यहाँ पे? अरे यस और नो? और एक और कॉमन सेंस वाली बात, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्री, कॉन्ट्री माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट। यहां पे कोई भी चेंज होने से यहां पे कोई चेंज होता ही नहीं है, यहां पे कोई चेंज होता ही नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4th, ये तो
एब्सोल्युटली रिजेक्टेड ऑप्शन है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? एंड इंक्रीज इन ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। क्या ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इंक्रीज हो जाएगा क्या आपका? डाउट या कंफ्यूजन? सबको समझ में आया कि यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन? हाँ, इसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल थियरी क्वेश्चन। ये स्ट्रेट थियरी क्वेश्चन नहीं है। कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता तो थियरी क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करोगे? कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसे थियरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर भी सकते हो, अदरवाइज तो ये समझ भी नहीं आएगा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? कोई दिक्कत? ओके, क्वेश्चन नंबर 32। अरे बोलने, रीड तो करने दो। अच्छा, 33 का ऑप्शन क्या हो गया? सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 32। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, एट मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स लेवल कंट्रीब्यूशन इज, समझाओ। नहीं, फिर कुछ बच्चों को अभी भी नहीं समझ रहा है, ये भी नहीं समझ रहा है, चेहरे से समझता है, नहीं समझ में आता है। हाँ, ये समझ में आया क्या? कॉमन सेंस यार, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स मतलब ब्रेक इवन सेल से ज्यादा, तो आपका मतलब कॉन्ट्री फिक्स कॉस्ट से ज्यादा होगा तो ही मार्जिन अचीव होगा। आज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। हाँ ठीक है ना नालायक? हाँ, पागल हो गया है क्या तू? ये हाँ, फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है बाहर, ऐसा लग रहा है। हाँ, sales is more than break even sales. Sales is more than break even sales level, then contribution is more than fixed cost. Option B. Question number 30. At break even point contribution is equal to fixed cost. बहुत बार बोला है मैंने तो। Question number 29. Under marginal costing break even point is found by the following formula. मुझे नहीं आता बेटा, मैं तो भूल गया बेटा। हाँ, कौन सा आएगा ये? मुझे लग रहा है सी वाला आएगा। अरे नहीं नहीं, डी वाला लग रहा है। ओके, जेंडर चेंज हो गया किसी का? हाँ भाई, मुझे बताओ क्या 29 का ऑप्शन क्या आएगा? ए। उसके बाद 28। बच्चे गजब है यार। हाँ, रीड भी नहीं कर रहा हूं, उसके पहले आंसर दे रहे हैं। टैलेंट बोल रहे हैं क्या? हाँ, क्या श्रीराम सब बराबर है क्या? सब ठीक ठाक क्या? हाँ, तेरा आ गया पार्सल? आ गया क्या? अभी भी नहीं आया, आएगा, फोन कर। हाँ, 28. When costing takes into account only variable costs, not the full production cost, we will be using absorption. एब्जॉर्प्शन ना, तो फुल कॉस्ट कौन रिकवर करता है? ये वाले बच्चे बोलते क्यों नहीं यार? कुछ लाइफ में प्रॉब्लम है क्या तुम्हारी? हिला करो थोड़ा। हाँ, सो जाओगे भाई। अक्षय तू इधर से उधर क्यों चला गया? अच्छा, अजय वहां पर है। ओहो हो, दोस्ती है भाई। नहीं देखो, अभी अजय की चेहरे की रौनक देखो कितनी चेंज हो गई। हाँ, वो फर्स्ट लेक्चर में उतना पैसिव था, अक्षत के आने से एकदम चेंज, एकदम। हाँ, अब वो दोस्ताना है कि दोस्ती मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो है। हाँ, तो क्या कहेंगे इससे? मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, 27 हो गया? हो गया ना? ओके, टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, ओ नहीं, हाँ बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चे बोलेंगे कि फेस टू फेस वाले बच्चे नालायक है क्या? आपकी इंप्रेशन कहती बेकार जाएगी। मैं तो उनको बोलता हूं हमारे बच्चों से आके सीखो कुछ। क्या सीखेंगे? अरे भाई कॉन्सेप्ट बाकी है, दिमाग मत खराब करो। हाँ, मुझे और हाफ एन आवर चाहिए। मुझे अब मंडे को ये टॉपिक एक्सटेंड नहीं करना है। हाँ, कितना टाइम क्या हुआ? अरे बेवकूफ, लेकिन मुझे तो मेरा लेक्चर का टाइम लेना ही पड़ेगा ना। क्या? नहीं नहीं, अरे यार, हाउ कैन आई कंप्लीट इन वन लेक्चर के टाइम पे 2 लेक्चर्स? तो वो भी तो थोड़ा टाइम एक्सटेंड होना ही चाहिए ना। एक काम करो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो। चाहो, आपका चिल्लाने का ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है कि ब्रेक चाहिए आपको। हाँ, ब्रेक ले लो। हाँ बेटा, आई थिंक मैंने बीच में एमसीक्यूज इसलिए ले ली कि ताकि आपका कॉन्फिडेंस आ जाए मार्जिनल कॉस्टिंग को लेके। कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट पेंडिंग है, बट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगेन पैरेलली ये चलाना। फैन ऑन रखो बेटा। हाँ,
गर्मी लगती है फिर। पैरेलली ये चलाना ऑब्जेक्टिव यही था, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट एफएम में भी अप्लाई होते हैं। इसीलिए फर्स्ट टॉपिक मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग क्यों लिया था, उसका सबसे बड़ा रीजन, बेटा अभी तुम लोग को डांट खानी है क्या, अक्ल के अंदो? इसके बाल देखो, गजब के बाल होते हैं। ऐसे बाल देखे जेलसी होती बेटा। हाँ, काश मेरे भी होते हैं। हाँ, बाप रे बाप, ये क्या है? अच्छा लेक्चर है इसीलिए। ओके, एक कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करना बाकी है, विच इज इंडिफरेंस पॉइंट। कौन सा कॉन्सेप्ट है आपका? इंडिफरेंस पॉइंट। प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन नाउ। मोबाइल तो मुझे ना बेटा जेन्युइनली कह रहा हूं, आप लोग है ना मोबाइल डेस्क पे रखना ही मत। अगर इस मोबाइल गया ना जिस दिन, उस दिन आपको वापस नहीं मिलेगा। हाँ श्वेता, आई एम हियर। ओके, इंडिफरेंस पॉइंट तुरंत नहीं समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, 15 मिनट के बाद ही समझ में आएगा। इसीलिए डोंट गेट पैनिक। और मेरे पास कोई मैजिक स्टिक नहीं है ना कि सर पे घुमाऊंगा और कॉन्सेप्ट दिमाग में। हाँ, काश होता, लेकिन ऐसा है तो नहीं ना। हाँ ओके, खास करके लास्ट बेंच सेकंड क्लास में जो ध्यान देंगे बराबर से। नहीं अजय नहीं बेटा। हाँ, किससे बुलाया अजय? जोर से। अच्छा दिल्ली वाले तू है क्या? इंडिफरेंस पॉइंट बच्चों, अगर इंडिफरेंस की बात करें तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है समझा रहा हूं। मुझे बताओ, एक बैंक ये कह रही है कि सिखाया मैंने आपको, क्या हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करते हैं? एक बैंक कहती है कि 24% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, कंपाउंडेड, और क्या उसका इफेक्टिव फाइंड कर सकते हो क्या? सोच बताओ, उसका इफेक्टिव मतलब 1 साल वाला इफेक्टिव मतलब 24% आएगा कि उससे कुछ ज्यादा आएगा? क्यों कुछ ज्यादा आएगा? क्योंकि 24% पर एनम कंपाउंडेड मंथली है, तो क्या उसको डिवाइड बाय 2 करते तो क्या आएगा? 2%। लेकिन ये 2% तो एवरी मंथ कंपाउंड होगा ना, तो कंपाउंड होते होते हर महीने क्या इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा? तो 12 मंथ्स के एंड पे वो 24% ही रहेगा कि कुछ ज्यादा हो जाएगा? मान के चलो कुछ जो ज्यादा हो रहा है वो 24.2% आ रहा है। कितना आ रहा है? 24.2%। लेकिन ये 24.2% क्या बन जाएगा? कंपाउंडेड एनुअली। कनेक्ट हो रहा है? तो अब बताओ कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? 24% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, 24.2% इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, दोनों में से कौन से ऑप्शन में जा सकते हो? यू आर इनडिफरेंट टू चूज एनी ऑप्शन। इसका मतलब समझो, यू आर इनडिफरेंट टू चूज एनी ऑप्शन। आप चाहे कंपाउंडेड मंथली में चले जाओ 24% वाले, या 24 पॉइंट समथिंग वाले कंपाउंडेड एनुअली में चले जाओ, आपका आंसर, आपको जो रिटर्न मिलने वाला है वो सेम मिलेगा। बच्चे नहीं समझ रहे। सीएस करके भी 10 लाख का पैकेज मिलेगा, बीकॉम करके भी 10 लाख का पैकेज मिलेगा, क्या चूज करोगे? यू आर इनडिफरेंट टू चूज एनीथिंग। नहीं, ऐसे मान के दोनों में रिस्क लेवल एक है, रिस्क लेवल एक है, बीकॉम में भी उतना ही रिस्क है जितना सीएस में रिस्क है, तो क्या चूज करोगे? यू आर इनडिफरेंट। आप कोई भी चूज कर लो। जब रिस्क लेवल एक है और पैकेज भी इक्वल मिलने वाला है, तो आप क्या चूज करोगे? तो यू आर इनडिफरेंट ना, दोनों में रिस्क लेवल एक चल रहा है, तो यू आर इनडिफरेंट टू चूज एनीथिंग। ये पूरा झमेला इंडिफरेंस पॉइंट पे ही है। किस पे है? इंडिफरेंस। आपके पास 2 अल्टरनेटिव होंगे। क्या होंगे? 2 अल्टरनेटिव। एक पॉइंट तो ऐसा पॉइंट जरूर होगा, अभी भी लोग आ ही रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा पॉइंट जरूर होगा जिसमें आप ऑल्टरनेटिव ए चूज कर लो या ऑल्टरनेटिव बी चूज कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
मैंने अभी भी कहा तुरंत समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे थियोरेटिकल बात को आगे लेके जाऊंगा और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करूंगा, और जैसे ही कनेक्ट कर दूंगा तुरंत बात समझ में आ जाएगी क्या कहना चाहता हूं। लेकिन इनडिफरेंट का मतलब ये होता है कि दोनों में से कोई भी चूज कर लो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, उसे इनडिफरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? इनडिफरेंट। आई होप यू कनेक्ट माय पॉइंट। ओके, क्या लिखा है यहां पे, जरा ध्यान से देखोगे। सेल यूनिट्स एट विच, मैं अभी रीड कर रहा हूं, सिर्फ सुनना है, नहीं समझ में आया डोंट गेट पैनिक। डेफिनेटली जैसे मैं कॉन्सेप्ट एंड करूंगा 100% क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। सेल यूनिट्स एट विच टू डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स ऑफ प्रोडक्शन विल प्रोड्यूस सेम प्रॉफिट, उसे इंडिफरेंट पॉइंट कहते हैं। When production is higher than indifference point, opt for alternative with higher fixed cost, lower the variable cost. When production is lower than indifference point, opt for alternative with lower fixed cost and higher the variable cost. Let it be, उसको छोड़ते हैं अभी फिलहाल, उसको वापस आएंगे कुछ समझने के बाद। आपके पास मशीन 1 है, मशीन 2 है, करेक्ट। दो मशीन में से कोई भी एक मशीन चूज करना है, दोनों मशीन की कैपेसिटी इक्वल है। कैपेसिटी क्या है? इक्वल। देखो बात समझो, ऑल्टरनेटिव चूज करना भी तभी पॉसिबल है जब कंपेरेबल हो। क्या हो? कंपेरेबल ही नहीं हो तो कहां से चूज करें? मुझे बताओ, मुझे अगर कंपैरिजन करना है तो क्या मैं फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को एग्जीक्यूटिव के साथ कंपेयर करूंगा कि एग्जीक्यूटिव के दो स्टूडेंट्स को कंपेयर करूंगा? कंपेरेबल भी तो होना चाहिए। याद करो ना, वो बैंक ए, बैंक ई, बैंक बी, बैंक सी वाला जो क्वेश्चन था, वो आपने पहले इक्वल फुटिंग पे लाया, फिर कंपेयर किया, फिर क्या किया आपने? उससे कंपेयर किया। मशीन 1 है, मशीन 2 है, ऑल्टरनेटिव 1 ऑल्टरनेटिव 2 बराबर है। मशीन 1 की फिक्स कॉस्ट भी हायर है, वेरिएबल कॉस्ट भी क्या है? हायर। मशीन 2 की फिक्स कॉस्ट भी लोअर है, वेरिएबल कॉस्ट भी क्या है? लोअर। दोनों इक्वल कैपेसिटी का है, दोनों इक्वल कैपेसिटी का है। बताओ कौन सी मशीन में जाओगे? काय का कोई भी एक। मैंने कुछ बोला कि क्या दिमाग लगा रहे हो यार, क्या कोई भी एक, कुछ भी कोई भी एक, कोई बोलेगा मत। मैंने बोला कि ऑल्टरनेटिव 1 में अच्छा फिक्स कॉस्ट हायर वाली पे चले गए, वेरिएबल कॉस्ट भी हायर है, तो खर्चा ज्यादा लगेगा ना। यार कैसे बच्चे यार, ये तो यार, हाँ मैंने अब तक इंडिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझाया ही नहीं है। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, मैंने पूछा मशीन 1 में जाओगे कि मशीन 2 में जाओगे। तो यहां पे अगर ये एग्जांपल को लेके डिसीजन लेना है तो डिसीजन वाली कोई बात ही नहीं है, कॉमन सेंस वाली बात है। जिसका खर्चा कम लगेगा वहां जाएंगे। ओ हेलो, क्या जेन्युइनली पागल बनने का ठेका लिया है क्या? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसमें कोई डिसीजन वाली बात ही नहीं थी। अच्छा खर्चा कम लग रहा है वहां जाओ ना भाई यार। मैंने बोला कि मैंने पहले ही बोल दिया, डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया, दोनों की कैपेसिटी क्या है? इक्वल है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इक्वल है, तो जहां खर्चा कम लग रहा है वहां जाओ। डांस करूं क्या अभी यहां? तो क्या ये है, क्या लगा के रखा है यार? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो कहां जाएंगे? कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन में कोई डिसीजन वाली बात ही नहीं थी। मैंने डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया, दोनों की कैपेसिटी क्या है? इक्वल है। अगर दोनों की कैपेसिटी इक्वल है तो वो ऑल्टरनेटिव में जहां खर्चा कम लगे। अग्रीड है? ओके, मुझे बताओ अब बताना, ऑल्टरनेटिव 1 अभी भी है ना, मैंने कोई इंडिफरेंस वाली बात समझा ही नहीं, इसलिए आपके दिमाग को कहीं और मत लेके जाना। पहले बेसिक कॉमन सेंस वाली बात कर रहा हूं, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट कनेक्ट करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले एक बेस बनाता हूं, बेस बना दूंगा, उसके बाद फिर डिसीजन लेना इंडिफरेंस वाला क्या होता है। लेकिन अभी इंडिफरेंस वाला सिर्फ मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं। वापस डिसीजन लेना है। ऑल्टरनेटिव 1 ऑल्टरनेटिव 2। ऑल्टरनेटिव 1 में फिक्स कॉस्ट ज्यादा है तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है? कम। 2 में फिक्स कॉस्ट कम है तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है? ज्यादा। बोल ही नहीं सकते ऐसा। फर्स्ट या 2। अब यहां पे क्या डिसीजन मेकिंग की बात आ गई? देखो पहले वाला जो एग्जांपल दिया था ना, वहां पे डिसीजन से कुछ था ही नहीं यार। स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया, दूसरा सेलेक्ट कर लिया। क्योंकि जब प्रोडक्शन कैपेसिटी इक्वल है तो जहां खर्चा कम जा रहा है वहां जाओ ना, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। खर्चा कम होता है तो प्रॉफिट बढ़ता है। लेकिन 2 में दिमाग लगाना पड़ रहा है। सर किस में जाए? यू जस्ट कांट से 1, यू जस्ट कांट से 2। एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। ऑफिस के लिए प्रिंटर परचेज करना है। क्या परचेज करना है? प्रिंटर। 2 चॉइस है, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। बेटा बस्ती नहीं करोगे बिल्कुल, ठीक है ना?
इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर की जो फिक्स कॉस्ट जा रही है, आज परचेज करने जाएंगे तो 7000 में आएगा। कितने में आएगा? 7000। और उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट पर पेपर जो आ रही है 50 पैसा पर पेपर आ रही है, 50 पैसा पर पेपर। इंकजेट प्रिंटर खरीदने जाएंगे तो सस्ता मिलेगा, बताओ सस्ता मिलेगा, लेकिन उसकी पर पेपर जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है? ₹2 पर पेपर। क्या ये जो कॉस्ट है क्या ये मेरे लिए फिक्स कॉस्ट है? और पेपर की जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट है। इसमें कोई डाउट तो नहीं। सिमिलरली इंकजेट प्रिंटर की फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है? 3000। उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है? ₹2 पर पेपर। इसमें कोई डाउट है तो पूछो मुझे। अभी देखो मैं आपके सामने सिचुएशन रख रहा हूं, ऑफिस के लिए प्रिंटर खरीदना है, आपके सामने सिचुएशन रख रहा हूं, आप मुझे एडवाइस करोगे कि मुझे लेजर प्रिंटर में जाना चाहिए। देखो ना सिचुएशन वही होगी ना। अरे भाई रुको ना यार, बोले तो दो यार थोड़ा। हाँ मुझे बताओ, क्या फर्स्ट सिचुएशन में क्या फिक्स कॉस्ट ज्यादा है और वेरिएबल कॉस्ट क्या है? कम। मतलब ये लेजर प्रिंटर है। कौन सा? ये लेजर प्रिंटर। और इंकजेट प्रिंटर में क्या फिक्स कॉस्ट कम है और वेरिएबल कॉस्ट क्या है? ज्यादा है। तो आपको दोनों में से अभी मैं सिचुएशन आपके सामने रखूंगा, फिर आप मुझे बताओ कि मुझे लेजर लेना चाहिए कि मुझे इंकजेट लेना चाहिए। अरे भाई रुको तो सही, सिचुएशन बोलने तो दो यार। मुझे रोज के 500 पेज प्रिंटिंग में निकालने। कितने? 500 पेजेस मुझे रोज के, चलो फाइंड ज्यादा बोला, 100 पेजेस चाहिए। कितने चाहिए? 100 पेजेस। मतलब रोज का जो प्रिंटिंग आएगा वो कितने के कितना जाएगा प्रिंटिंग? 100 पेजेस का। सिचुएशन 1। सिचुएशन 2, मुझे रोज के 10 ही पेज प्रिंट आउट निकालने। सिचुएशन 1 मैंने क्या बोला? मुझे रोज के कितने पेजेस चाहिए? 100। सिचुएशन 2 क्या चाहिए? मुझे रोज के सिर्फ 10 पेज। कितने चाहिए? 10 पेज। तो बताओ मुझे सिचुएशन 1 पहले एनालाइज कर लेते हैं। मैंने कहा रोज के, चलो 100 नहीं 200 प्रिंटिंग। मुझे कितने चाहिए? मुझे 200 पेपर प्रिंट आउट निकालने पड़ेंगे। कितने निकालने पड़ेंगे? 200 प्रिंटिंग निकालूंगा तो क्या ये वेरिएबल कॉस्ट होगी? ये कौन सी कॉस्ट होगी? वेरिएबल। बताओ वेरिएबल कॉस्ट किस में कम आ रही है? लेजर में कम आ रही है। किस में कम आ रही है? लेजर में। और वेरिएबल कॉस्ट किस में ज्यादा आ रही है? क्या इंकजेट में ज्यादा आ रही है? क्या पर पेपर जो कॉस्टिंग आ रही है क्या वो लेजर में कम जा रही है? और पर पेपर कॉस्टिंग क्या वेरिएबल में, अरे सॉरी इंकजेट में ज्यादा जा रही है क्या? मेरे रोज का जो मेरा कंजम्पशन है, मुझे मिनिमम 200 पेजेस का प्रिंट आउट निकालना ही पड़ता है। कितना है? 200 पेजेस। तो मैं कहां पे जाऊंगा? कहां पे जाऊंगा? देखो अभी एक नेचुरल आंसर आ रहा है। भले आज खर्चा ज्यादा लग रहा है, 7000 इन्वेस्ट कर लो, लेकिन बाद में वेरिएबल कॉस्ट तो कम आएगी। मैं अगर 200 प्रिंट आउट निकालूंगा तो बताओ रोज का खर्चा 50 पैसे के हिसाब से क्या 100 रुपए का आएगा क्या? और यहां पे 200 निकालूंगा तो रोज का कितना आएगा? 4000 का खर्चा आएगा। तो कौन से कहां पे जाना प्रेफर करोगे? एक सेकंड, कहां पे जाना प्रेफर करोगे? लेजर। मुझे 10 ही पेपर निकालने प्रिंट आउट में। कितने निकालने? 10 ही। रोज के 10 भी ज्यादा बोल रहा हूं, कभी कभार तो 5 ही निकलते। तो कहां जाना प्रेफर करूंगा? कहां जाना प्रेफर करूंगा? क्यों ऐसा आपने डिसीजन लिया? देखो अभी बोल रहा हूं प्रोडक्शन ज्यादा है, प्रोडक्शन, तो ऐसा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करो जहां पे फिक्स कॉस्ट भले ज्यादा जाए लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कम आनी चाहिए। जो हिल नहीं रहे वो हिलेंगे तो थोड़ा समझ में आए इंसान को कि भाई सुन रहे बच्चे, ठीक है ना? हाँ, जहां फिक्स कॉस्ट सॉरी जहां प्रोडक्शन ज्यादा है तो वो ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करो जहां फिक्स कॉस्ट ज्यादा हो और वेरिएबल कॉस्ट कम हो। क्योंकि आपका क्या होगा? प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन की विद एवरी प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट तो होती। क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू नोट्स क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। जितने स्टूडेंट्स आएंगे हर स्टूडेंट के साथ वो खर्चा तो आने ही वाला है। तो हर प्रिंटिंग के साथ क्या प्रिंटिंग कॉस्ट आएगी कि नहीं आएगी आपकी? तो अगर आपको लग रहा है कि रोज के 200-500 पेज का प्रिंट आउट निकालना है तो ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करो जहां पे रोज का खर्चा कम आए। रोज का खर्चा कम आए। आई होप यू गेट माय पॉइंट। लेकिन प्रोडक्शन कम है, रोज के 2-4-5 प्रिंटिंग निकालना है तो अननेसेसरी क्यों इतनी फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व कर रहे हो? तो वो ऑप्शन में जाओ जहां पे फिक्स कॉस्ट क्या हो? कम हो। फिर भले ना आप 10 प्रिंट आउट निकाल तो 20 रुपया होगा। कितना होगा? 20 रुपया। उसके लिए अननेसेसरी आज क्यों 7000 इन्वेस्ट करें? क्योंकि 7000 इन्वेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जाएगी ना। आपने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, वो वहां पे इन्वेस्ट ना करके और कहीं इन्वेस्ट किया होता। अरे है ना, और वहां से तो पैसा अर्न कर सकते थे। एनीवे, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो डिसीजन देखो ऐसे नहीं ले सकते थे। आपने पहले आप जो पहले बोल रहे थे ना कि 1-2 ऐसे नहीं हो सकता था। आप कैसे बोल सकते हो कि अगर आपका प्रोडक्शन ज्यादा है तो यू चूज दैट ऑल्टरनेटिव वेयर फिक्स कॉस्ट इज हायर, वेरिएबल कॉस्ट इज लोअर।
You all agreed and connect? Where production is lower, you choose that alternative where fixed cost is lower, वेरिएबल कॉस्ट इज चलेगा हायर. अगर मुझे रोज के 10 पेज प्रिंट आउट निकालने, 5 पेज प्रिंट आउट निकालने, ठीक है ना, 2 रुपए आ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है. एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं. मुझे एसी परचेस करना है. क्या परचेस करना है? एसी. एक 5 स्टार है, एक 3 स्टार है. 5 स्टार की कॉस्ट आज परचेस करने जाऊंगा तो 50,000 है. 3 स्टार की कॉस्ट कितनी है? 20,000. फिक्स कॉस्ट कहां कम जा रही है? 5 स्टार में, सॉरी 3 स्टार में. क्या 5 स्टार में क्या फिक्स कॉस्ट ज्यादा जा रही है? बताओ, एसी के पॉइंट ऑफ व्यू क्या उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या वेरिएबल होगा? क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल वेरिएबल. अगर 5 स्टार एसी यूज कर रहा हूं, अगर पूरे दिन यूज करूंगा तो 700 यूनिट्स कंज्यूम होंगे. कितने यूनिट्स कंज्यूम होंगे? 700 यूनिट्स कंज्यूम होंगे. 3 स्टार अगर यूज करूंगा तो पूरे दिन में 2000 यूनिट्स कंज्यूम होंगे. कितने यूनिट्स कंज्यूम होंगे? 2000. बताओ, पर यूनिट प्राइस जो चल रही है वो 10 रुपीज है, वो कितनी है? 10 रुपीज. तो अब मुझे बताओगे 5 स्टार में बिल कितने का आएगा महीने का? 7000. जबकि 3 स्टार में बिल कितने का आएगा? 20,000. कितने का आएगा? 20,000. मुझे कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज करना चाहिए? ऐसा नहीं बोल सकते यार, यू कांट से लाइक दिस. आपको ये कहना चाहिए, अगर सर आपका यूज ज्यादा है तो वो ऑप्शन में जाओ जहां पे फिक्स कॉस्ट ज्यादा हो लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कम हो. यहां थ्रू आउट डी डे एसी चल रहा है. थ्रू आउट डी डे अगर एसी चल रहा है तो मुझे 5 स्टार भी जाना चाहिए. लेकिन मैंने कोई एक ऑफिस परचेज की और मैं उस ऑफिस पे हम लोग वंस इन अ वीक ही जाने वाले, तो मुझे बताओ क्या वहां पे 5 स्टार का कोई मतलब बनता है क्या? अब वंस अ वीक जाओगे, मुझे लग रहा है अगर विंटर का सीजन होगा तो वहां पे भी आप स्टार्ट नहीं करोगे, तो लग रहा है पूरे साल में एक आध महीना एसी चलेगा. एक आध महीना भी नहीं, 15-20 दिन एसी चलेगा. तो वो ऑप्शन में कहां पे जाना चाहिए? कहां जाना चाहिए? 3 स्टार. अब थोड़ा समझ में आ रहा है. जब आपको 2 ऑल्टरनेटिव में डिसीजन लेना है, क्या लेना है? डिसीजन तब ले पाओगे जब दोनों एक ही कैपेसिटी वाला है. दोनों क्या है? एक ही कैपेसिटी वाला है. तो जहां पे आपका प्रोडक्शन ज्यादा होने वाला है, क्या ज्यादा होने वाला है? प्रोडक्शन ज्यादा. जहां पे यूज ज्यादा है तो वहां पे ऐसा ऑल्टरनेटिव चूज करो. भले आज थोड़ा पॉकेट से पैसा ज्यादा चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका रिकरिंग खर्चा, कौन सा खर्चा? वेरिएबल तो रिकरिंग खर्चा है. वेरिएबल कौन सा खर्चा है? इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या हर महीने का खर्चा है क्या? वो ऐसे खर्चे पे जाओ कि जहां पे आपका रिकरिंग खर्चा कम आए, जहां पे आपका वेरिएबल कॉस्ट कम है. कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाली बात तो है नहीं. बात समझ में आएगी यहां पे? तो कुछ एक बेस बन गया. तो बताओ, ऑल्टरनेटिव चूज करने का मतलब समझ में आएगा. लेकिन सबसे पहले सिलेक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों इक्वल कैपेसिटी वाला है, अदरवाइज सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है. क्या एसी का सिलेक्शन क्या फैन के, एसी का कंपैरिजन फैन के साथ कर सकता हूं क्या? पॉसिबल ही नहीं है यार. 2 टन के एसी का कंपैरिजन 2 टन के एसी के साथ करो. 2 टन के 5 स्टार के एसी का कंपैरिजन 2 टन के 3 स्टार के एसी के कंपैरिजन के साथ करो तो समझ में आता है. लेकिन 2 टन का कंपैरिजन 10 टन के साथ नहीं कर सकते. कनेक्ट? कोई दिक्कत? कोई भी कंफ्यूजन? ओके. एक क्वेश्चन लिखो, राइट 1 क्वेश्चन, ताकि उसे ज्यादा समझ में आएगा. A company wants to buy a machine. Write one example. Company wants to buy a machine. A company wants to buy a machine. आपको एग्जाम मैं नहीं लिख रहा बोर्ड पे, आपको लिखना है बेटा. मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा उसको. एग्जाम्पल लिखो आप एक फास्ट. A company wants to buy a machine to replace one which is having frequent breakdown. To replace one which is having frequent breakdown. To replace one which is having frequent breakdown. A company wants to buy a machine to replace one which is having frequent breakdown. मतलब एक मशीन है जिसका frequently breakdown हो रहा है, उसको रिप्लेस करना है. क्या करना है उसको? रिप्लेस. It received offers for 2 models, M1 and M2. It received offers for 2 models. It received offers for 2 models. It received offers for 2 models. और नाम है उसका M1 and M2. M1 and M2. Prepare 3 columns. Particulars M1, M2. Particulars M1, M2.
particulars M1 M2 लिखोगे, इंस्टॉल्ड पर्टिकुलर्स में लिखोगे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, क्या लिखोगे आप? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स, उसको मान लो प्रोडक्शन कैपेसिटी। कौन सी कैपेसिटी? प्रोडक्शन कैपेसिटी। अरे 10,000 है क्या? मतलब बताओ दोनों कंपेरेबल है कि नहीं है? दोनों क्या है आपका? कंपेरेबल है, इसमें कोई भी डाउट? ओके, लिखोगे उसके नीचे फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स को ही कहते हैं फिक्स कॉस्ट। क्या कहते हैं उसे? फिक्स कॉस्ट पर एनम 2,40,000 and 1 lakh, 2,40,000 and 1 lakh. Estimated profit 1,60,000, ऐसा लगना। एस्टिमेटेड प्रॉफिट एट अबव कैपेसिटी, एट अबव कैपेसिटी, अगर आप 10,000 यूनिट्स अगर प्रोड्यूस करोगे तो प्रॉफिट कितना आएगा? 1,60,000, और यहां पे प्रॉफिट आएगा 1 लाख। क्या प्रॉफिट आएगा? 1 लाख। You are required to determine number 1, break-even sales for each model. You are required to determine number 1, break-even sales for each model. Number 2, the level of sales at which both the models will earn the same profit. Both the models will earn the same profit. And question number 3, the model suitable for different levels of demand, for the product. The model suitable for different levels of demand for the product. Okay. The model suitable for different levels of demand for the product. हाँ, मुझे लग रहा है पहले क्वेश्चन का आंसर तो आप दे सकते हो। बताओ ब्रेक इवन सेल्स फाइंड कर सकते हो क्या? फाइंड करके बताओ फास्ट। ओके, पहले मुझे बताओ
क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग क्या मशीन 1 बोल दो, मॉडल 1 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, मशीन 1 का फिक्स ओवरहेड्स दिया है? जरा बताओ क्वेश्चन में देखिए कितना दिया है? 2,40,000। क्या मशीन 2 का भी दिया है? कितना दिया बोलो? 1 लाख। इसमें कोई दिक्कत है? क्या मशीन 1 का प्रॉफिट दिया है? कितना दिया बोलो? 1,60,000। एंड मशीन 2 का कितना दिया है? 1 लाख। एक सेकंड यार, ये तो फॉर्मूला तो हम क्या, कॉन्ट्री माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट। क्या दिया है? फिक्स कॉस्ट दिया है, प्रॉफिट दिया है। अरे यस और नो? तो क्या कॉन्ट्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्या कॉन्ट्री का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फिक्स कॉस्ट प्लस, ये सब कॉमन सेंस से बेटा, ये सब फॉर्मूले की शेप में मत देखना, उसका तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। कॉन्ट्री माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट है, और फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों पता है, तो क्या कॉन्ट्री आएगा कि नहीं आएगा? तो व्हाई यू गिविंग देम अ शेप ऑफ फॉर्मूला ना? उसको फॉर्मूला का शेप क्यों दे रहे हो? उसको कॉमन सेंस का शेप दो। कोई दिक्कत वाली बात है क्या बच्चों? ये तो बताओ, तो फिक्स कॉस्ट से प्रॉफिट ऐड कर दिया तो क्या M1 का कॉन्ट्री आ गया? बताओ कॉन्ट्री कितना आया? 4 लाख। M2 का कॉन्ट्री कितना आया? 2 लाख। कितने यूनिट्स पे ये कॉन्ट्री आया? 10,000 यूनिट्स पे। दोनों का यूनिट्स कैपेसिटी सेम है ना? देखो ना, आपके जो टेबल बनाया था उसमें पहले लिखा है इंस्टॉल कैपेसिटी, कितना लिखा हुआ है? 10,000। इसमें कोई दिक्कत है? तो डिवाइड बाय 10,000 करोगे तो बताओ कॉन्ट्री पर यूनिट कितना आ रहा है? 40। और M2 का कितना आ रहा है? 40। तो ब्रेक इवन सेल्स अगर यूनिट्स फॉर्म में अगर फाइंड करना है तो मुझे बताओ ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स फॉर्म में कितना आ जाएगा? 2,40,000 डिवाइडेड बाय 40 तो कितना हो जाएगा? 6,000। 1 लाख डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 20 तो कितना आ जाएगा? 5,000। कितना आ जाएगा? 5,000। इसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन? सबको समझ में आ रहा है? मतलब 6,000 यूनिट्स क्या बन गया? 6,000 यूनिट्स ये क्या बन गया आपका? ये बन गया ब्रेक इवन यूनिट्स। क्या बन गया आपका? मतलब 6,000 यूनिट्स बेचोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस M1 में, और M2 में अगर 5,000 यूनिट्स बेचोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस। आई डोंट थिंक सो कि इसमें मुझे कोई ज्यादा समझाने वाली बात होनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन? लिख लो उतना फास्ट। लिखो उतना। सोच समझ के लिखो। क्या फाइंड करना सबसे? ब्रेक इवन सेल्स। अब भैया बेटा यहां पे पीवी रेशियो नहीं फाइंड कर सकते ना, इसीलिए हमने ब्रेक इवन सेल्स कौन सा फाइंड कर दिया? यूनिट्स वाला। कौन सा फाइंड कर दिया? यूनिट्स वाला। कोई दिक्कत है क्या उसमें? लिखा सबने? कोई दिक्कत, डाउट तो पूछो पहले। हाँ जी, हो गया? चलो फास्ट। मतलब आपका ब्रेक इवन यूनिट्स कितना आ रहा है M1 पे? 6,000। डन? चलो बेटा यार प्लीज यार आगे चलना यार। हो गया? ओके। सेकंड क्वेश्चन क्या है बताओ? द लेवल ऑफ सेल्स एट विच, अभी सब लोग ध्यान देंगे, लिखना जेन्युइनली बंद करेंगे, नहीं समझेगा सेकंड क्वेश्चन बहुत टफ है। प्लीज पे अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, लिखना बंद कर दोगे एकदम। फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो इजी था, जो हम डिस्कस बहुत बार कर चुके थे, उसमें उसी की बेस पे था क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? द लेवल ऑफ सेल्स एट विच बोथ द मॉडल्स विल अर्न सेम प्रॉफिट। वो वाला सेल्स लेवल फाइंड करके बताओ, वो वाला सेल्स लेवल फाइंड करके। नहीं करो, बंद करो उसको, ध्यान दो कॉन्सेप्ट पे। द लेवल ऑफ सेल्स एट विच बोथ द मॉडल्स विल अर्न सेम प्रॉफिट, वो वाला सेल्स लेवल फाइंड करके बताओ जिस पे M1 का और M2 का दोनों का प्रॉफिट क्या आएगा? सेम। सुनोगे ध्यान से, वो वाला लेवल ऑफ सेल्स फाइंड करके बताओ जिस पे M1 का और M2 का प्रॉफिट क्या आएगा? सेम। क्या दोनों की कैपेसिटी इक्वल है? ऐसे मान लो, एक असम्पशन बोल रहा हूं,
दोनों मशीन से जो भी प्रोडक्ट निकलेगा वो भी इक्वल प्राइस पे बिकेगा, इक्वल प्राइस पे बिकेगा। क्या मशीन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा ना, तो उससे जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होकर बाहर आएगा वो मान के चलो 100 रुपीज में बिकेगा। कितने बिकेगा? 100। उसका मतलब ये हुआ क्या दोनों मशीन की क्वालिटी एक जैसी है, क्वालिटी भी एक जैसी है, उनकी इंस्टॉल कैपेसिटी भी एक है। इंस्टॉल कैपेसिटी मतलब मशीन 1 की भी कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स की है तो 2 की भी कितनी है? 10,000। तभी तो कंपैरिजन पॉसिबल है ना, अदरवाइज कंपैरिजन कैसे पॉसिबल होगा, डिसीजन कैसे पॉसिबल होगा? ये बात समझ में आ रहा है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन वाज डैम इजी, आपको ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना था, आपने फाइंड कर लिया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, वो लेवल ऑफ सेल्स फाइंड करके बताओ। क्या फाइंड करके बताओ? वो लेवल ऑफ सेल्स जिसपे M1 पे भी प्रॉफिट सेम आए, M2 पे भी प्रॉफिट सेम आए। मान के चलो वो लेवल ऑफ सेल्स है X। क्या है? X यूनिट्स अगर मैन्युफैक्चर, सी मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं और मेरे पास दो ऑप्शन है, मशीन 1 एंड मशीन 2। मुझे चूज करना है दोनों में से क्या चूज करूं। तो पहले तो मैं ये समझने की कोशिश करूंगा ना कि मुझे प्रोडक्शन कितना करना है, मुझे प्रोडक्शन कितना करना है। मैंने सोचा कि मुझे प्रोडक्शन करना है X यूनिट्स। कितना करना है? X यूनिट। और मैंने वापस ये देखा X यूनिट पे M1 का प्रॉफिट भी M1 से जितना प्रॉफिट कमाऊंगा उतना ही प्रॉफिट किससे कमाऊंगा? M2 से। पहले कोई भी मशीन चूज करने से पहले मुझे लेजर प्रिंटर चूज करना है, मुझे इंकजेट प्रिंटर चूज करना है, उसके पहले मुझे क्या डिसाइड करना पड़ेगा? उसके पहले मुझे डिसाइड करना पड़ेगा मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी, मुझे कितना प्रोडक्शन, मुझे रोज के कितने पेजेस प्रिंट आउट निकालना है, पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? उसके बेस से मशीन चूज होगा ना, कि ऐसे ही चूज कर लोगे? तो जब मैन्युफैक्चरर M1 M2 दोनों में चूज करने जा रहा है तो पहले अपने आप को तो एनालाइज करेगा। क्या एनालाइज करेगा? कि मेरा प्रोडक्शन मुझे कितना करना है। नहीं समझे? तो वो खुद अपने आप को एनालाइज कर रहा है, मैं अपने आप को एनालाइज कर रहा हूं, मुझे प्रोडक्शन X यूनिट्स करना है। कितना करना है? X यूनिट। फिर मैंने एनालाइज किया X यूनिट पे M1 का प्रॉफिट भी जितना आ रहा है उतना M2 का प्रॉफिट आ रहा है, मतलब M1 जितना मुझे प्रॉफिट कमा के देगा उतना ही मुझे कौन प्रॉफिट कमा के देगा? M2। तो अब मुझे बताओ मुझे कौन सा चूज करना चाहिए? इनडिफरेंट। नहीं समझे? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? X यूनिट वो यूनिट है, वो मेरी रिक्वायरमेंट है। क्या है मेरी रिक्वायरमेंट? मुझे कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं? मैंने सोचा मुझे आने वाले 10 साल तक X यूनिट्स मैन्युफैक्चर करना है। कितने मैन्युफैक्चर करना है? X यूनिट्स। अब मैं M1 चूज करूं या M2 चूज करूं? फिर मैंने एनालाइज किया कि X यूनिट्स पे M1 कितना प्रॉफिट दे रहा है, M1 जितना प्रॉफिट दे रहा है उतना M2 भी प्रॉफिट दे रहा है। दोनों की कैपेसिटी सेम है, दोनों की क्वालिटी सेम है। टेल मी कोई भी चूज कर लो सर, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिफरेंट। यू आर इंडिफरेंट टू चूज एनीथिंग, यू आर इंडिफरेंट टू चूज। अगर आपका दोनों मॉडल, तो भी बताओ, अब क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लेवल ऑफ सेल्स एट विच बोथ द मॉडल्स विल अर्न सेम प्रॉफिट। वो लेवल ऑफ सेल्स फाइंड करके बताओ जिसपे दोनों का प्रॉफिट क्या आएगा? सेम। दोनों का प्रॉफिट क्या आएगा? सेम। और प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला नहीं बोलता हूं, कॉमन सेंस क्या है? कॉन्ट्री माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या आता है? प्रॉफिट। तो ये जो कॉन्ट्री माइनस फिक्स कॉस्ट M1 का करोगे और सेम क्या कॉन्ट्री माइनस फिक्स कॉस्ट किसका करोगे? M2 का। क्या दोनों का प्रॉफिट सेम आना चाहिए? नहीं समझे मेरी बात? दोनों का प्रॉफिट क्या आना चाहिए? सेम। मतलब अभी मैं जो बोल रहा हूं ना, ये मैथमेटिकली इक्वेशन कैसे ड्राफ्ट करना है उसके बारे में समझा रहा हूं। हमें वो लेवल ऑफ सेल्स फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है? वो लेवल ऑफ सेल्स फाइंड करना है जिसपे M1 का प्रॉफिट M2 का प्रॉफिट क्या है? सेम है। प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं? कॉन्ट्री माइनस फिक्स कॉस्ट, कॉन्ट्री माइनस फिक्स कॉस्ट। अब देखो यहां पे मैंने एक इक्वेशन ड्राफ्ट किया, आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान से देखना मेरी बात को। लेट द लेवल ऑफ सेल्स एट विच बोथ द मॉडल्स विल अर्न द सेम प्रॉफिट बी X। उसको मैंने क्या मान लिया? X वो यूनिट है जिसपे M1 का प्रॉफिट और M2 का प्रॉफिट, दोनों का प्रॉफिट सेम आएगा। दोनों का प्रॉफिट क्या आएगा? सेम। मुझे बताओ क्या M1 में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? अगर मुझे X यूनिट मैन्युफैक्चर करना है, कितना मैन्युफैक्चर करके बेचूंगा तो मेरा कंट्रीब्यूशन भी कितना आएगा? 40 इंटू X। मुझे मान के चलो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना है? 40। मुझे 1000 यूनिट्स बेचना है। कितना बेचना है? 1000। तो बताओ 1000 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करोगे? क्या 40 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे? अरे यस और नो? तो मैं कह रहा हूं हाँ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 रुपीज है। कितना है? M2 का 20 रुपीज आ रहा है ना।
और मुझे 1000 यूनिट्स बेचना है, तो M2 का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 20,000 होगा। अब बात खत्म होगी ना, 40 है और मुझे X बेचना है, कितना बेचना है? तो क्या 40 को X से मल्टीप्लाई करूंगा तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 40X आएगा। M2 का कंट्रीब्यूशन कितना है पर यूनिट? 20 रुपीज है, मुझे कितने यूनिट्स बेचने हैं? X, तो क्या उसका कंट्रीब्यूशन 20X आएगा? ये भी नहीं समझ रहा है, ये समझा कि नहीं समझा? तो अब मुझे बताओ क्या लिखा है मैंने, लेट द लेवल ऑफ सेल्स एट विच बोथ द मॉडल्स विल अर्न सेम प्रॉफिट बी क्या है? X। प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या है? कॉन्ट्री माइनस फिक्स कॉस्ट। कितने यूनिट्स बेचने जा रहा हूं? X। कितने यूनिट्स बेचने जा रहा हूं? X। तो बताओ M1 का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 40X। इसमें किसी को डाउट? उसमें से क्या माइनस करूंगा? फिक्स कॉस्ट। कॉन्ट्री में से फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट तो मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रॉफिट। इस M1 का प्रॉफिट और क्या M2 का प्रॉफिट क्या दोनों का इक्वल आएगा? किस पे? X पे। ये मेरा अजम्पशन है, ये मेरा क्या है? अजम्पशन। उसके बेस पे इक्वेशन बनाया, उसके बेस पे क्या बनाया? इक्वेशन। तो बताओ M2 का पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना है? 20। तो X यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 20X। और चेक कर लो M2 का फिक्स कॉस्ट कितना है? 1 लाख। मैंने आपको क्वेश्चन में लिखवा के दिया। अरे यस और नो? वो कितना है? 1 लाख। आपको ये इक्वेशन जो मैंने ड्राफ्ट किया ये समझ में आया क्या? बताओ क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? वो लेवल ऑफ सेल्स फाइंड करना है जिसपे M1 का प्रॉफिट M2 का प्रॉफिट सेम आए। मैंने बोल दिया कि वो लेवल ऑफ सेल्स X है। वो लेवल ऑफ सेल्स क्या है? X है। तो कॉन्ट्री माइनस फिक्स इज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट। तो M1 का प्रॉफिट क्या आएगा? 40X माइनस 2,40,000। अरे यस और नो? ये क्या लिखा? 40X। X यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन, X यूनिट का, और फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स या कांस्टेंट। तो मुझे तो क्या आप कॉन्ट्री में, टोटल कॉन्ट्री में से क्या फिक्स कॉस्ट माइनस कर दोगे तो डोंट यू थिंक दैट कि आपको प्रॉफिट मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। और वो जो प्रॉफिट आएगा क्या ये दोनों का सिमिलर होगा क्या? नहीं समझे मेरी बात को? तो बताओ आप 20X क्या टोटल कंट्रीब्यूशन X यूनिट्स का है, उसमें से अगर उसका फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट। और M1 का प्रॉफिट जो आएगा क्या वही M2 का आएगा? कितने यूनिट्स पे? X यूनिट्स पे। तो क्या अभी X को सॉल्व कर सकते हो? पहले बताओ मैंने इक्वेशन किस तरह से ड्राफ्ट किया, समझ में आया क्या आपको? ये कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन इसमें? तो मुझे बताओ क्या लिखा है यहाँ पे? 40X माइनस 2,40,000 इज इक्वल टू क्या लिखा है? 20X माइनस 1 लाख। अब थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करते हो, चलो फास्ट। मुझे बताओ क्या ये 20X यहां पे आ जाएगा क्या? तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव। कोई प्रॉब्लम है क्या? और ये 2,40,000 इज इक्वल टू की ये साइड चला जाएगा, क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो बताओ 40X माइनस 20X इज इक्वल टू क्या बन गया? माइनस 1 लाख प्लस की, तो ये तो माइनस ही है ना, 1 लाख के आगे साइन कौन सी है? माइनस की है। माइनस 1 लाख प्लस 2,40,000, तो 40X माइनस 20X क्या बन जाता है? 20X इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1,40,000। इतना तो सॉल्व करना आता होगा आई प्रिज्यूम। तो बताओ क्या ये 20 यहां पे चला जाएगा क्या आपका? तो X इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1,40,000 डिवाइड बाय 20। तो X क्या आ गया? 7,000 यूनिट्स। 7,000 यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जहां पे M1 का प्रॉफिट और M2 का प्रॉफिट सेम आएगा। M1 का प्रॉफिट और M2 का प्रॉफिट क्या आएगा? सेम आएगा। हाँ सर जस्टिफाई करके भी तो बता दो, बता लो, जस्टिफाई कर लेते हैं। मुझे बताओ M1 की, किसकी बात करते हैं? M1। टेल मी M1 का कॉन्ट्री कितना है? एक यूनिट का कॉन्ट्री 40 है। कितने यूनिट्स? 7,000। तो 40 इंटू 7,000 क्या 7,000 यूनिट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा क्या? बताओ कितना आ रहा है? 2,80,000। उसमें से क्या फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे क्या? तो बताओ प्रॉफिट कितना आ रहा है? 40,000। अग्रीड? M2 बताओ, M2 कंट्रीब्यूशन कितना है पर यूनिट? 20 मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? 7,000 माइनस क्या कर दोगे? 1 लाख। तो बताओ प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 40,000। नाउ यू टेल मी क्या 7,000 यूनिट्स क्या वो यूनिट्स हैं क्या जिसपे M1 और M2 क्या दोनों का प्रॉफिट सेम आएगा क्या? बीइंग अ मैन्युफैक्चरर मुझे लग रहा है कि मुझे 7,000 यूनिट्स ही मैन्युफैक्चर करने। कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं? और मेरे पास दो मशीन की चॉइस है, M1 M2। मुझे क्या चूज करना चाहिए? इंडिफरेंट। क्या आई एम इंडिफरेंट टू चूज एनीथिंग? नहीं समझ रहे बच्चे? अभी एग्जैक्ट समझा? जब मैंने पहले सेंटेंस बोला थियोरेटिकली बोला था, अभी मैंने उसको प्रैक्टिकली प्रूव किया। बात समझ में आई क्या यहां पे? पहले तो अपने आप को एनालाइज करो। मुझे अगर लेजर प्रिंटर खरीदना या मुझे इंकजेट प्रिंटर खरीदना है, मुझे 5 स्टार का एसी खरीदना है या मुझे 3 स्टार का एसी खरीदना है, तो पहले तो मुझे मेरा कंजम्पशन देखना होगा ना।
मेरा कंजम्पशन थ्रू आउट दी डे है तो 5 स्टार में जाऊंगा, और मुझे लग रहा है कि वंस इन अ वीक है तो 3 स्टार में जाऊंगा। क्यों अननेसेसरी अभी कॉस्ट ज्यादा डालूं? ऑल गुड एंड कनेक्टेड? सेकंड क्वेश्चन समझा और उसका आंसर भी समझा? सेकंड क्वेश्चन क्या था? वो लेवल ऑफ सेल्स फाइंड करना था जिसपे M1 का प्रॉफिट और M2 का प्रॉफिट क्या दोनों का सिमिलर आए क्या, सेम आए क्या यहां पे? तो वो लेवल ऑफ सेल्स क्या है? 7000। तो बताओ, अगर मेरी रिक्वायरमेंट, बीइंग अ मैन्युफैक्चरर, माय रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल इज ओनली 7000 यूनिट्स, व्हाट शुड आई चूज? आई एम इनडिफरेंट टू चूज एनीथिंग। आई एम इनडिफरेंट टू चूज एनीथिंग। इनडिफरेंट का कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन FM में, कैपिटल बजटिंग में मल्टीपल प्लेसेस पे आएगा। मैं अभी भी कह रहा हूं, मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसका एप्लीकेशन FM के हर टॉपिक में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन चलता ही है। और ये पैरेलली लेने का ये सबसे बड़ा रीजन था कि आपका पैरेलली, इसीलिए जब भी अकाउंट्स पढ़े, ऑनलाइन वाले बच्चों से भी यही कहूंगा कि जब भी आप FM पढ़ो तो FM के साथ साथ पैरेलल कॉस्टिंग पढ़ना है, CMA पढ़ना है, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि यहां का कॉन्सेप्ट वापस में समझाऊंगा नहीं वहां पे। इतना टाइम आई एम स्पेंडिंग 1 hour 45 minutes जस्ट टू एक्सप्लेन वन कॉन्सेप्ट, एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि जब वापस आएगा तो वापस 1 hour 45 minutes स्पेंड करूंगा उसके लिए? डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली। इसीलिए तो हर एक लेक्चर की इंपॉर्टेंस बन जाती है कि उसकी कनेक्टिविटी कब कहां आने वाली है पता नहीं है। एकदम क्लियर? अब इनडिफरेंट क्लियर हुआ? इनडिफरेंस मतलब मैंने कहा ना कि दो अल्टरनेटिव में एक पॉइंट तो ऐसा जरूर होगा जिसपे मैन्युफैक्चर इंडिफरेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? इंडिफरेंट। लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर में भी एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिससे मैं क्या बन सकता हूं? इंडिफरेंट। आई कैन चूज एनीथिंग, आई कैन चूज एनीथिंग। एक पॉइंट मतलब एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन, एक लेवल ऑफ ऐसा जरूर होगा जिसमें मैं क्या रहूंगा? इंडिफरेंट। 5 स्टार एसी में भी और 3 स्टार एसी में भी एक लेवल ऑफ कंजम्पशन ऐसा जरूर होगा जिसमें मैं क्या रहूंगा? इंडिफरेंट। अदरवाइज क्या? अदरवाइज मतलब अगर प्रोडक्शन ज्यादा तो फिक्स कॉस्ट, कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज करोगे? हायर दी फिक्स कॉस्ट, लोअर दी वेरिएबल। अदरवाइज बोला मतलब समझ में आया क्या? अगर मेरा प्रोडक्शन मान के चलो 7000 यूनिट से ज्यादा है, मुझे 20000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है? 20000। तो बताओ मुझे M1 में जाना चाहिए कि M2 में? किस में? देखो यार, रिस्पॉन्स कब खत्म हो गया तुम्हारा? किस में जाना चाहिए? चलो डिसाइड करते हैं। मुझे बताओ लेवल ऑफ डिमांड क्या लिखा है मैंने? ये लेवल ऑफ डिमांड। अब ध्यान देना प्लीज, मैं लिखने का टाइम दूंगा, मैं लिखने का सफिशिएंट टाइम दूंगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे दो। मैंने यहां पे लिखा लेवल ऑफ डिमांड। क्या लिखा मैंने यहां पे? लेवल ऑफ डिमांड। अगर लेवल ऑफ डिमांड एग्जैक्टली 7000 यूनिट है, बताओ कौन सी यूनिट है? 7000 यूनिट। कौन सा मॉडल चूज करूं? इंडिफरेंट। M1 भी कर सकते हो, M2 भी कर सकते हो। जो मैंने आंसर लिखा ये समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? लेकिन लेवल ऑफ डिमांड मोर देन 7000 यूनिट्स है। कितना है? मोर देन 7000 यूनिट्स है, मतलब इन डिफरेंट पॉइंट से क्या है? ज्यादा है। तो ये सिचुएशन में आप वो ऑप्शन में जाना जिसकी फिक्स कॉस्ट क्या है? हायर है, और वेरिएबल कॉस्ट क्या है? लोअर है। बताओ M1 M2 में वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं दिया है लेकिन फिक्स कॉस्ट दिया है। जरा क्वेश्चन में चेक करके बताओ किसकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा है? क्या M1 की फिक्स कॉस्ट ज्यादा है? अगर आपका प्रोडक्शन, आप बीइंग अ मैन्युफैक्चरर, मुझे 7000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर नहीं करने हैं, मुझे मैन्युफैक्चर करने हैं 20000 यूनिट्स। कितने मैन्युफैक्चर करने हैं? और मेरा इंडिफरेंस लेवल क्या है? अब ये नहीं समझ में आ रहा है, मेरा इंडिफरेंस लेवल क्या है? अगर मेरी रिक्वायरमेंट 7000 यूनिट्स की ही है तो मैं इंडिफरेंट हूं, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या इंडिफरेंस से ज्यादा है? अगर प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट इंडिफरेंस से ज्यादा है तो यू गो फॉर सच ऑल्टरनेटिव वेयर फिक्स कॉस्ट इज हायर, वेरिएबल कॉस्ट इज लोअर। नहीं, उसको वेरीफाई भी करेंगे, ये तो थियोरेटिकली समझा। तो मुझे बता, लेकिन अगर मेरी रिक्वायरमेंट 7000 यूनिट से कम है तो मैं कॉस्ट किस में जाऊंगा? M2 मतलब क्या बोलना है? वेयर फिक्स कॉस्ट इज लोअर बट वेरिएबल कॉस्ट इज हायर। आपके ये क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट दिया नहीं है लेकिन फिक्स कॉस्ट तो दिया है। अब देखते हैं वेरिफिकेशन। मुझे बताओ, मैंने ऐसे ही एक कोई वैल्यूज ले ली, क्या ये 6500 यूनिट्स जो मैंने लिया है, क्या ये इनडिफरेंस पॉइंट से कम है कि ज्यादा है? कम है। अगर इनडिफरेंट पॉइंट से कम होगा तो आप कौन से ऑप्शन में M2 नहीं बोलोगे, कौन से ऑप्शन में जाओगे? लोअर दी फिक्स कॉस्ट, हायर दी वेरिएबल कॉस्ट। क्या लोअर दी फिक्स कॉस्ट वाले में जाओगे क्या? वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्शन कितना है? 6500 यूनिट्स। बताओ M1 में
कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 6500 पे? 6500 इंटू 40, क्या 260 का कंट्रीब्यूशन आएगा क्या? 6500 पे M2 पे कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 130 का। फिक्स कॉस्ट कितना है M1 का? 240। तो बच्चों बताओ M1 का प्रॉफिट कितना आया? 20,000। और M2 का फिक्स कॉस्ट कितना है? 1 लाख। बताओ उसका प्रॉफिट कितना आया? 30,000। किस में प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है? किस में प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है? M2 में फिक्स कॉस्ट ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है कि कम है? 6500 यूनिट्स का प्रोडक्शन ये इनडिफरेंस लेवल से ज्यादा है कि कम है? मैंने कहा ना 7000 से अगर कम पे जाना है, किस पे जाना है? कम, मतलब प्रोडक्शन कम है। प्रोडक्शन क्या है? कम। तो कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑल्टरनेटिव? लोअर दी फिक्स कॉस्ट, हायर दी वेरिएबल कॉस्ट। इंस्टेड ऑफ घर पे जाके 6500 की जगह पे 5000 लेके देखना, 3000 लेके देखना, 4000 लेके देखना, 1000 लेके देखना, 500 लेके देखना, आपका M2 पे प्रॉफिट ज्यादा आएगा। किससे प्रॉफिट ज्यादा आएगा? M2 पे प्रॉफिट ज्यादा आएगा। मैंने क्या बोला? 6500 तो मैंने लिया। अगर आपके दिमाग में आ रहा है सर 5000 होगा तो घर पे जाके करके देखना, सेम चीज करके सकते हो ना। किसी के दिमाग में 3000 आ रहा है, किसी के दिमाग में 2000 आ रहा है, किसी के दिमाग में 500 आ रहा है। 7000 के नीचे कोई भी यूनिट्स पे आपका कुछ प्रॉब्लम है? कोई भी यूनिट्स पे M2 का ही प्रॉफिट क्या आएगा? ज्यादा। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। मान के चलो आपका प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट कितना है? 8500 यूनिट्स। बताओ इन डिफरेंस लेवल यूनिट्स कितना था? 7000। क्या उससे ज्यादा है? उससे ज्यादा है। तो चेक करते हैं। 8500 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8500 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन कितना आया? 3,40,000। अरे कंट्री में से फिक्स माइनस करते तभी प्रॉफिट आता है ना। तो बताओ फिक्स कॉस्ट कितना है? 2,40,000। तो बताओ प्रॉफिट कितना आएगा? 1 लाख। M2 की बात करते हैं। 8500 इंटू 20 कितना आया? 170 माइनस 1 लाख कितना आया? 70। बताओ प्रॉफिट किस में ज्यादा आया? किसमें प्रॉफिट ज्यादा आया? M1 में प्रॉफिट ज्यादा आया। क्या प्रोडक्शन लेवल 7000 से ज्यादा है? तो क्या चूज करोगे? M1 मतलब हायर दी फिक्स कॉस्ट, लोअर दी वेरिएबल। घर पे जाके 9000 लेके देखो, 10000 लेके देखो, 10500 लेके देखो, 20000 लेके देखो, 7100 लेके देखो। 7000 से एक भी यूनिट ज्यादा आएगा तो उस पे M1 का ही प्रॉफिट ज्यादा होगा। जस्टिफाइड? खत्म हुआ अभी कॉन्सेप्ट। लेकिन इससे क्या समझा? अभी जो मैंने आगे जो थियोरेटिकल बात रीड की थी ना, अब सब लोग साथ में मिलकर रीड करेंगे, धीरे धीरे रीड करेंगे, जल्दी से नहीं बोलना है। सेल यूनिट एट विच टू डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स ऑफ प्रोडक्शन विल प्रोड्यूस द सेम प्रॉफिट। क्या वो सेल यूनिट 7000 यूनिट से क्या? और उसी को इनडिफरेंस पॉइंट कहते हैं क्या? कौन सा पॉइंट कहते हैं? इनडिफरेंस पॉइंट। फर्स्ट पैरा समझा? सेकंड पैरा, when production is higher than indifference point, रुक जाओगे। 7000 का indifference point है, उससे अगर आपका प्रोडक्शन क्या है? हायर है, तो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? ऑप्ट फॉर ऑल्टरनेटिव विद हायर द फिक्स कॉस्ट, लोअर द वेरिएबल कॉस्ट। अब ये समझा? एंड व्हेन प्रोडक्शन इज लोअर देन इंडिफरेंस पॉइंट, ऑप्ट फॉर द ऑल्टरनेटिव विद लोअर द फिक्स कॉस्ट, हायर द फिक्स कॉस्ट। मैंने जब बिगिन किया तब मैंने बोला था ये तीनों पैरा जब मैं कंप्लीट करूंगा उसके बाद ही समझेगा। अब डाइजेस्ट हुआ क्या? इससे एक बात समझनी है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में एक सेंटेंस बोलने से कभी कुछ बात समझ में नहीं आती है, वो धीरे धीरे ही समझता है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट को क्या लगता है, सर ने एक सेंटेंस बोला तुरंत समझना चाहिए। अरे भाई नहीं होता ऐसा बाबा। बात समझ में आ रही है क्या? अब ये तीनों सेंटेंस, तीनों पैरा एकदम क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट? ऑनलाइन वाले बच्चों को भी समझा? अच्छा मैं यहां देख के बोल रहा हूं, इधर देख के बोलना चाहिए। हाँ समझा होगा ना? क्या लग रहा है आपको? नहीं अभी भी इसमें से कोई होगा कंफ्यूजन हो रहा है? होगा होगा 100% होगा। हाँ बच्चा पूरे दिन में सबसे ज्यादा तुझे देख के खुश होता है, तू नसीबदार है, तू 1.5 से बच्चों को खुश करता है। अरे नहीं तू वापस जा।
देख तेरी डिमांड देख भाई। अरे बाबा कॉन्सेप्ट बाकी है एक, अभी 2 कॉन्सेप्ट और बाकी है। वो तो शाम को है बेटा। क्या? अच्छा, तो अभी नहीं करना है। हाँ लिख लो लिख लो। अच्छा, ये जो मैंने वो जेरोक्स आपको निकालने बोला था ना, सब कुछ लिखा हुआ है उसमें, लेकिन वो जेरोक्स निकाल लेना उसमें से। वो जेरोक्स में सब कुछ वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने बोला था हाँ देख लो जेरोक्स में है कि नहीं, जरा चेक कर लो। वो हैंड रिटन जेरोक्स दिया था ना मैंने आपको, उसमें है पूरा लिखा हुआ है। तो लेकिन लिखना घर पे जाके, अदरवाइज दिमाग पे कुछ नहीं जाएगा वो। यू हैव टू राइट। चलो आज के लिए काफी है। हाँ जी, नाश्ता करने ही भूल गया।